चलिए आज आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। आज हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एक यूनिट है, एरर एंड सोर्स ऑफ एरर एंड टाइप्स ऑफ एरर, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। आप में से कोई जानता है एरर क्या होती है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में, फार्मेसी फील्ड में? अनवांटेड मटेरियल। और कोई? गायत्री? फॉर एग्जाम्पल उसमें मॉइस्चर आ रहा। हम्म ठीक है। इन्वायरमेंट की वजह से भी एरर आ सकती है। ठंडी गर्मी बारिश के टाइम पे यदि हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो उसके रिजल्ट्स में चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है। यस। यदि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है उसका भी एक्सपेरिमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। वेरी गुड। और कोई बताना चाहेगा? गायत्री? तृप्ति? सर पर्सनल एरर भी हो सकती है कि हम कोई टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं और हमारी गलती से वो उसमें कुछ एरर आ रही हो। करेक्ट। ठीक है, ये सभी एरर्स के रीजन है। एरर इंस्ट्रूमेंटल मतलब, भी हो सकती है। हाँ, इंस्ट्रूमेंटल भी हो सकती है यदि हमने इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट नहीं किया, है ना, या हमारा इंस्ट्रूमेंट स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं है। ठीक है। या उस पे मार्किंग सही नहीं डली है, तो उस केस में भी एरर हो सकती है ना। एरर का मतलब होता है मिस्टेक, गलती, भूल चूक, ये सब एरर कहलाती है। ठीक है। जैसे हम लोग घर में खाना बनाते हैं किचन में, तो गलती यदि हो जाए, जैसे हमने नमक ज्यादा डाल दिया, यदि हमने टेम्परेचर ज्यादा दे दिया, सीटी ज्यादा आ गई, है ना, चावल जल गए, दाल में नमक ज्यादा हो गया, है ना, तो ये सब की वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है और हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो खराब हो जाता है। ठीक है। ऐसे ही फार्मास्यूटिकल कंपनी में, फैक्ट्री में जब दवाइयां बनती हैं, डोजेस फॉर्म, टैबलेट, कैप्सूल, पैरेंट्रल्स, इनको जब मैन्युफैक्चर किया जाता है, इनको जब प्रोड्यूस किया जाता है, तो उस दौरान जो गलतियां होती है उसको हम एरर कहते हैं। या इन प्रोडक्ट्स के क्वालिटी कंट्रोल जब हम करते हैं लैब्स में, उस वक्त जो गलतियां होती है वो भी एरर्स में आती हैं। अब हम देखेंगे वो कौन सी गलतियां हैं, हम उनको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, और उनके आने के रीजंस क्या है, ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से वो गलतियां हो जाती हैं, है ना। तो यही सब आज हम डिस्कस करेंगे, है ना। पैथोलॉजी लैब्स में भी जो काम होता है उसमें भी एरर आने की पॉसिबिलिटी रहती है ना। तो जैसे लैब में किसी व्यक्ति ने अपना सैंपल दिया और एरर की वजह से हमने उसको गलत रिपोर्ट दी, हमने उसको रिपोर्ट बना के दी, भाई आपको स्पर्म सेल निल है आपका। ठीक है, हमारी एरर की वजह से हमने गलत रिपोर्ट बनाई, और उसको जब ये बात पता चली कि मैं कभी पापा नहीं बन सकता, तो वो स्ट्रेस में चला गया और उसने सुसाइड कर ली। फिर दूसरे दिन हमने उसके घर पे फोन किया और बताया कि भाई हमारी एरर की वजह से गलत रिपोर्ट आपके यहाँ चली गई, तो वो तो बोलेंगे कि वो बंदा तो रहा नहीं, उसने सुसाइड कर ली, है ना। तो एरर की वजह से किसी की जान भी जा सकती है ना। पैथोलॉजी लैब में यदि एरर होगी तो किसी की जान जा सकती है यदि हम उसको गलत रिपोर्ट बना के दे देंगे तो। फार्मास्यूटिकल कंपनी में यदि एरर होगी तो हमने जो इतना करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किया है दवाइयों के को बनाने के लिए, है ना, वो हमारा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, वो हमारा पूरा लॉट खराब हो जाएगा हमारी गलती की वजह से। या हमने उसको मार्केट में भेज दिया तो पेशेंट यदि उन दवाइयों को खाएगा तो पेशेंट की भी जान जा सकती है ना। और क्वालिटी कंट्रोल यदि हम दवाइयों का सही से नहीं करेंगे तो हमारी कंपनी की इमेज खराब होगी। हाँ बोलो। पूछ रहा है कोई कुछ? हेलो? स्क्रीन दिख रही है आपको? यस यस सर। सर। हम्म तो सोर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर। फर्स्टली वी अंडरस्टैंड एरर होती क्या है। एरर होती है डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब जो आनी चाहिए थी, ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो एक्सपेरिमेंट के बाद आई है। और यदि इन दोनों में डिफरेंस है तो हम उसको एरर कहेंगे। ठीक है। आपने कहीं चाय पी थी, आपको बहुत अच्छी लगी, आपने कोशिश की कि मैं वैसी ही चाय बनाऊं, लेकिन आपने कुछ कम ज्यादा कर दिया और वैसी चाय नहीं बनी, तो आपने कहा यार थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, वैसी नहीं है ना। तो ये जो डिफरेंस है यही एरर कहलाता है। ठीक है। मेजरमेंट में सपोज एरर हो गई, मैंने आपसे कहा कि भाई 500 mg आप पैरासीटामोल तौल के लेके आइए, आप वेइंग मशीन के पास गए, है ना। एनालिटिकल टूल्स आते हैं जिनसे हम वेइंग करते हैं, वेट का मेजरमेंट करते हैं, नाप तौल करते हैं, है ना। अब हमारे फार्मेसी में तो हम 0.25 mg भी यूज करते हैं,
है ना। 0.25 mg कितना कम होता है, 1 ग्राम में 1000 mg आता है। और हमारे दवाइयों का आपने देखा होगा डोज क्या होता है, किसी का 0.25 है ना। पोटेंट ड्रग्स होती हैं, उनका वेट कम होता है। यदि इतना कम वेट कभी हमें करना पड़े तो हम उसके लिए बहुत सेंसिटिव वेइंग मशीन यूज करते हैं। तो उस पे यदि आपने जैसे खिड़कियां बंद नहीं की, आपने पंखा चला दिया है ना, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है ना। कुछ काम ऐसे होते हैं कि भाई ह्यूमिडिटी को भी हमें कंट्रोल करना है, तो उसके लिए लैब्स में और फार्मास्यूटिकल कंपनी में इक्विपमेंट और मशीन्स लगी होती हैं। ए क्लास एरिया हमें मेंटेन करना है, कंटामिनेशन हो सकता है, तो उसके लिए हम हेपा फिल्टर लगाते हैं। हेपा फिल्टर क्या करता है, फिल्ट्रेशन करता है एयर का, एयर को फिल्टर करके उसको प्यूरिफाई करता है। एयर यदि प्योर है तो कंटामिनेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी में सारी व्यवस्थाएं रहती है कि एरर को जितना हो सके मिनिमाइज किया जा सके। और जब दवाइयों को बनाया जाता है तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो की जाती है। ठीक है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होती है, जब हम एक काम को पहली बार करें कुछ गलतियां होंगी, दूसरी बार करें उन गलतियों को हम सुधारेंगे, तीसरी बार करें और गलतियों को रेक्टिफाई करेंगे, और गलतियों को फाइंड आउट करके हम एक्यूरेसी की तरफ आगे बढ़ेंगे, है ना। हम प्रिसीजन की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रिसीजन क्या होता है, हमारी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है और जो ऑब्जर्व वैल्यू है उसमें जो डिफरेंस आया है उसको हम कम करते जाएंगे, और इस हद तक कम करेंगे कि हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू कब आती है, जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। तो जब हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसकी जो वैल्यूज आई उसको हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू बोलते हैं, है ना। ये हमारा एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट होता है। यदि हम एक्सपेरिमेंट अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे तो वो वैल्यू हमारी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उससे बहुत ज्यादा डिफरेंस हमें देख सकते हैं। तो इस डिफरेंस को हम जितना कम करेंगे इसको हम बोलते हैं प्रिसीजन। ठीक है। एरर समझ में आया, प्रिसीजन समझ में आया। इसकी डेफिनेशन पूछते हैं कभी, प्रिसीजन क्या होता है और एरर क्या होता है। यह आपके डिप्लोमा इन फार्मेसी का सेकंड यूनिट है, इससे क्वेश्चन आता है। फर्स्ट यूनिट से तो बहुत ही कम क्वेश्चन आए हैं, वो इंट्रोडक्टरी पार्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, कि उसको पढ़ने के फायदे क्या है ना। तो ये सब भी आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, एक बार और रिवाइज करा दूंगा। और एरर भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये रिवीजन क्लास है, लेकिन कुछ स्टूडेंट अटेंड नहीं कर पाए थे, इसलिए मैं इसको फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। अदरवाइज ये मैं पढ़ा चुका हूँ, इसके नोट्स भी शायद मैंने प्रोवाइड किए थे, है ना। पर इसका लेक्चर आपको नहीं दिया था, तो आज मैं इसका लेक्चर भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इसको वहां से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है। तो एसओपी समझ में आया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये कैसे डेवलप की जाती है, ये एक्सपर्ट इसको डेवलप करते हैं। जब किसी काम को वो करते हैं तो उनके काम करने का तरीका काफी अच्छा होता है ना। जब भी हम किसी चीज को किसी चीज से कंपेयर करते हैं तो इम्प्रूवमेंट के लिए हम उसको अच्छी चीज से कंपेयर करते हैं, है ना। जैसे कोई एनालिस्ट है, उसको 20 साल का एक्सपीरियंस है और वो एनालिसिस कर रहा है, तो उसके हाथ एनालिसिस में काफी साफ है, वो एरर बहुत कम करता है ना। तो वो एक प्रोसीजर डेवलप करता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, संजीव कपूर के कम से कम 36 रेस्टोरेंट्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। इतने रेस्टोरेंट्स क्यों हैं, क्योंकि उसके खाना बनाने का तरीका, उसकी उसकी जो रेसिपी है, वो इतना परफेक्ट सब कुछ कॉम्बिनेशन में डालता है कि बहुत टेस्टी बनता है ना। तो जब आप कोई रेसिपी बनाते हो तो बताते हैं ना कि भाई इतने ग्राम ये डालो, उतने ग्राम वो डालो, इतना पक जाए तो ये डालो, उतना पक जाए तो वो डालो। ये सारी चीजें ये एक्यूरेसी को बढ़ाती हैं। ठीक है। ये हमारे एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल बनाएंगी, है ना। तो एक्सपेरिमेंट जब हम लेबोरेटरी में करते हैं तो मिनिमम हमारी मिस्टेक्स होनी चाहिए, ना के बराबर। और कुछ ऐसी मिस्टेक्स है जो हो ही जाती है तो उसकी बात अलग है, अभी हम उसको भी देखेंगे, है ना। एक होती है सिस्टमेटिक एरर जिसको हम दूर कर सकते हैं, और एक होती है जो आपकी इन्वायरमेंट की वजह से आती है, मौसम की वजह से आती है ना। उसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो एसओपी आपको समझ में आया क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। किसी भी दवाई को बनाने का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है कि उसको कैसे बनाना है। ठीक है। और इसके आधार पे जब दवाइयां बनाई जाती है तो एरर कम हो जाती है। तो कोई यदि आपसे पूछे कि भाई हम एरर को कैसे कम कर सकते हैं, तो एरर को कम करने के लिए हमको जीएमपी फॉलो करना है, एसओपी फॉलो करना है और जीएलपी फॉलो करना है। जीएमपी का फुल फॉर्म होता है, ये है आपका जीएमपी। ठीक है। ये है आपका जीएलपी। जीएमपी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस मतलब हमें अच्छी से अच्छी दवाई बनाने के लिए हमारे एरर्स को कम करना है। ठीक है। दूसरा होता है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। ये कहाँ पर फॉलो की जाती है, लैब्स में फॉलो की जाती है। मैंने आपको बताया था ना, दवाई की फैक्ट्री में कितने डिपार्टमेंट होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक होता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, एक होता है आर एंड डी डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक होता है पैकेजिंग डिपार्टमेंट।
ये 4 मेन डिपार्टमेंट होते हैं। तो इसमें क्वालिटी कंट्रोल में, लैब्स में जब हम क्वालिटी को कंट्रोल करेंगे तो वहां पर हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे दवाइयों पे, है ना। तो वहां पर भी एरर नहीं होनी चाहिए। तो वहां पर हम क्या फॉलो करते हैं, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, कि लैब में हम कैसे काम करेंगे। ठीक है, सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे कैलिब्रेटेड होने चाहिए, है ना, उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम ध्यान रखेंगे, उनका जो उन पे जो मार्किंग है वो करेक्ट होनी चाहिए। तो ये सारी चीजों को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो कैसे मिनिमाइज करोगे, 3 तरह से। एक तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करोगे, दूसरा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करोगे, और तीसरा जीएलपी, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। तो ये फॉलो करके हम मिस्टेक को, एरर को कम कर सकते हैं। अब एरर आने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हमारा प्रोडक्ट, हमारी दवाई खराब हो सकती है, उसकी गुणवत्ता कम हो सकती है, उसकी क्वालिटी डाउन हो सकती है। अब आपने देखा होगा लैब में जो फार्मासिस्ट काम करते हैं, हम उनको एनालिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो एनालिस्ट की पोस्ट आती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, और इसके लैब्स होते हैं ऑल ओवर द इंडिया, 130 लैब्स हैं। तो इन लैब्स में फार्मासिस्ट काम करते हैं और दवाइयों की एनालिसिस करते हैं, दवाइयों की एनालिसिस करते हैं। म्यूट कर लीजिए, कहीं से आवाज आ रही है। अब जैसे एनालिस्ट जो है, ये तो ह्यूमन बीइंग्स है, ह्यूमन बीइंग से तो एरर हो ही जाती है ना। तो कुछ ऐसी एरर है जो ह्यूमन बीइंग्स की वजह से आती है, एनालिस्ट की वजह से आती है, उसके कम एक्सपीरियंस की वजह से आती है, उसकी कोई मेडिकल कंडीशन की वजह से भी आ सकती है ना। जैसे मैंने आपको बताया था, किसी को कलर ब्लाइंडनेस है, तो वो कलर को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, तो रिजल्ट गलत हो जाएंगे। किसी को कोई पार्किंसंस की प्रॉब्लम है सपोज, है ना, या किसी कोई नशा करता है ना, या कोई अल्कोहलिक है, तो अल्कोहलिक क्या होते हैं, उनके हाथ कांपते हैं हल्के हल्के। तो जो ऐसे काम है जिसमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत पड़ती है, तो वो कर नहीं पाएंगे वो लोग, क्योंकि वो जब हाथ को अपने स्थिर करते हैं तो वो हल्का हल्का वाइब्रेट होता है। तो उस वाइब्रेशन की वजह से भी कुछ चीजें कम ज्यादा गिर जाएंगी, है ना। तो वो भी व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से व्यक्ति काम नहीं कर पाता और एरर आ जाती है ना। तो ये वो इंटेंशनली तो नहीं करता, लेकिन भूल चूक से हो जाती है। कभी कभी किसी की पर्सनालिटी, बिहेवियर ही ऐसा रहता है कि वो लापरवाह टाइप का होता है ना। तो उसकी लापरवाही की वजह से भी एरर आ सकती है। मेमोरी की वजह से एरर आ सकती है, उसने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उसने सोचा कि भाई मैं लिख दूंगा थोड़ी देर बाद, और बाद में फिर उसकी मेमोरी से वो स्किप हो गया और उसने गलत वहां पर डेटा फीड कर दिया, तो उससे भी एरर आ सकती है। और आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसके प्रति वो यदि सजग नहीं है, जैसे आप कोई काम कर रहे हो, आपने सपोज मैं ही लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ, तो कभी भूल जाता हूँ रिकॉर्डिंग ऑन करना, सोचता हूँ कि आज रिकॉर्डिंग करूंगा, लेकिन रिकॉर्डर ऑन ही नहीं करता, और फिर जब लेक्चर खत्म हो जाता है तब मैं देखता हूँ मैंने ऑन नहीं किया। तो ये भी एक एरर है, हो जाती है ना। कभी लाइट का ध्यान नहीं रखता, कभी लैपटॉप चार्जिंग पे नहीं लगाता। मैं बता रहा हूँ कि जब आप किसी काम को करते हो, पता आपको सब होता है, लेकिन फिर भी भूल चूक से हो जाता है। तो ये भी एरर का एक पार्ट होता है ना। आपने जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया होगा, उसमें पेन से गोले काले करने पड़ते हैं। कभी आपने देखा होगा, आपने क्वेश्चन देखा और गोला काला कर दिया, आपको आंसर तो सही पता था, लेकिन गलती से आपने सी की जगह बी को ब्लैक कर दिया। तो ये भी एक एरर है, आप जबकि समझ गए हो कि ये मैंने गलती से कर दिया है। तो ये सभी ह्यूमन जो एनालिस्ट है उसकी वजह से आ सकती है ना। पर ऐसा होता है कि जब व्यक्ति किसी काम को बार बार करता है तो वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और फिर वो सबकॉन्शियस माइंड में इस हद तक बस जाता है कि गलतियां होने की संभावना बहुत कम होती है ना। जैसे कि आपने देखा होगा, जब आप पहली बार आपने गाड़ी चलाई होगी तो आपको ध्यान रखना पड़ता होगा कि भाई ये कार आप चलाते हुए ना, ABC, एक्सेलरेटर, B से ब्रेक, और फिर ABC, C से आपका क्लच, है ना। तो आपको शुरू में ध्यान देना पड़ता है कि भाई ये अब मुझे ब्रेक, अब मुझे इसका मतलब एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है ना। जो चलाते हैं उनको पता हो गया, जो स्कूटी बाइक, स्कूटी में तो खैर उतना रहता नहीं, बाइक में देखा होगा आपने, है ना, कब हमें गियर चेंज करना है, किस स्पीड पे। तो ये हमारे सबकॉन्शियस में इतना बस जाता है कि हम फोन पे बात करते करते 10-20 किलोमीटर गाड़ी चला लेते हैं, या हम कुछ सोचते हुए घर पहुंच जाते हैं और अपने आप गाड़ी चलती है। ऐसा होता होगा बहुत लोगों के साथ में, है ना।
जो लोग एक ही रूट पे जैसे बस चला रहे हैं कम से कम 20-25 साल से, तो उनको अंदाजा होता है कहाँ कौन सा ब्रेकर है, कहाँ कितनी स्पीड रखनी है, वो उनके सबकॉन्शियस में फीड हो जाता है। तो ऐसे ही क्या होता है, जब कोई व्यक्ति एनालिसिस करता है और उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीजें फीड हो जाती है, और इस हद तक फीड हो जाती है कि वो मिस्टेक नहीं करता, है ना। तो एक्सपीरियंस से भी मिस्टेक को कम किया जाता है। तो जो एक्सपीरियंस्ड एनालिस्ट होते हैं, उनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो काफी एक्यूरेट होते हैं, है ना। जैसे कॉलेज में स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल करते हैं तो सबके रिजल्ट्स अलग अलग आते हैं, किसी का रिजल्ट सेम नहीं आता। क्यों? ये इसी वजह से होता है, किसी ने रीडिंग नीचे से ली, किसी ने ऊपर से ली, किसी ने बीच में से ली, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। जैसे आप टाइट्रेशन करते हो, तो टाइट्रेशन में भी आप जब कंसंट्रेशन मेजर करोगे तो सब स्टूडेंट की जो कंसंट्रेशन है वो अलग अलग आती है। जबकि आइडियली यदि सभी सेम इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, सेम रिएजेंट यूज कर रहे हैं, सेम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन सबको दिया गया है, तो उनके रिजल्ट सेम होना चाहिए, लेकिन सेम नहीं आते हैं। लेकिन हम उसको स्टैंडर्ड से मैच करके ये देख सकते हैं कि किस स्टूडेंट के रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट है, ये हमें पता चल सकता है। ठीक है। तो ये सभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एरर्स हैं, और ये इनके आने की पॉसिबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं सोर्स ऑफ एरर। सोर्स ऑफ एरर मतलब एरर कहाँ कहाँ से आ सकती है। ठीक है। टाइप्स ऑफ एरर अभी हम देखते हैं कितने टाइप की होती है। तो ये ह्यूमन फैक्टर आपको समझ में आया, है ना। अब इसमें कुछ बहुत कॉमन सी चीजें हैं, जैसे स्ट्रेस है, फटीग है ना। कोई व्यक्ति थका हुआ है तो वो एनालिसिस अच्छे से नहीं कर पाएगा, तो वो उसकी भी रिजल्ट में डिफेक्ट आ सकते हैं। और आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, है ना, इसको आप यदि माइनस कर दोगे तो आपकी एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी, है ना। मतलब ऑब्जर्वेशन, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई 500 mg पैरासीटामोल तौल के लेके आओ, आप लेके आए और मैंने उसको फिर तोला तो वो कितनी निकली, 490 mg निकली। तो मैंने 500 में से 490 को घटा दिया तो 10 mg जो आया वो एब्सोल्यूट एरर हो गई। ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। नेगेटिव पॉजिटिव का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब हम टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो टैबलेट के वेट में वेरिएशन आ जाता है, तो ये ±7% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे ऑन एन एवरेज मेरे टैबलेट का वेट 100 mg है, तो 100 mg में 107 से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है, और 93 mg से कम नहीं होना चाहिए। इसके बीच में यदि मेरी टैबलेट आती है तो मेरा क्वालिटी कंट्रोल पास हो जाएगा, है ना। इसको हम बोलते हैं वेट वेरिएशन टेस्ट। तो इसमें हम रेंडमली सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग क्या होती है, जैसे मैंने एक टैबलेट का पूरा बैच मैन्युफैक्चर किया, तो उसमें मैंने बनाई सपोज 50,000 टैबलेट, तो उसमें से मैंने थोड़ी बहुत 20-50 टैबलेट निकाल ली, है ना, और उस पर मैंने क्वालिटी कंट्रोल के टेस्ट लगा के देखे वेट वेरिएशन का, उसको मैंने सभी टैबलेट को वेट किया, और मैंने देखा कि भाई कोई भी टैबलेट 100 mg रहना चाहिए था आइडियली, लेकिन 93 mg से कम नहीं है और 107 से ज्यादा नहीं है। मतलब मेरा वो बैच पास कर जाएगा वेट वेरिएशन का टेस्ट। ठीक है। अब समझ में आया, नेगेटिव भी हो सकती है एरर और पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन हमेशा एरर को कंसीडर किया जाता है। जैसे टैबलेट के केस में ±7%, मतलब 7% ऊपर नीचे चलेगा, कहीं 5% रहता है, कहीं 3% रहता है, तो एरर भी मेंशन की जाती है, क्योंकि एरर एक आम बात है, हो ही जाती है। तो ऐसा नहीं है कि भाई एकदम परफेक्ट सारा काम हो, थोड़ी बहुत एरर्स कंसीडर की जाती है। जैसे मैंने आपको लिमिट टेस्ट पढ़ाया था, तो बताया था ना कि भाई आर्सेनिक हमारे लिए टॉक्सिक है, लेकिन एक लिमिट तक चल जाएगा, है ना। तो जितने भी हमने लिमिट टेस्ट पढ़े तो हमने देखा ना कि आर्सेनिक इतनी लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सल्फेट, क्लोराइड, है ना। अब क्लोरीन की गोली तो हम कुएं में डालते हैं पानी को साफ करने के लिए, है ना, पर भी हम क्लोराइड का लिमिट टेस्ट क्यों लगा रहे हैं? भाई हमने कहीं कुएं में इतना क्लोरीन तो नहीं डाल दिया कि वो हमारे लिए टॉक्सिक हो जाए, है ना। जैसे हम कल ही मैं आपको पढ़ा रहा था डेंटल प्रोडक्ट, जैसे फ्लोराइड आपने पेस्ट में डाला, इट्स गुड, पर उसकी एक लिमिट से ज्यादा हो जाएगा तो वो टॉक्सिसिटी कॉज करेगा, है ना। तो हम फ्लोराइड की एक लिमिट से ज्यादा उसको टॉलरेट नहीं करते हैं। तो हम लिमिट टेस्ट से पता कर लेते हैं कि कौन सी हैवी मेटल्स की या कोई इम्प्योरिटी है तो वो लिमिट से ज्यादा तो नहीं है ना। तो इसके लिए हमें लैब में टेस्ट लगाने पड़ते हैं, तो हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज करेंगे, है ना। और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को हमारे एक्सपेरिमेंट में जो हमने मतलब सब कुछ केमिकल्स डाल के जो रिजल्ट लाए हैं उसको हम कंपेयर करके देखेंगे टर्बिडिटी के फॉर्म में, है ना। तो लिमिट टेस्ट भी एक तरीका होता है इम्प्योरिटी को दूर करने का, और ये भी एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है
तो इसमें भी एरर हो सकती है ना। हमारे जो जैसे रिएजेंट है यदि वो प्योर नहीं है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, जैसे मैंने टैप वाटर यूज कर लिया, तो टैप वाटर में यदि यूज करूंगा तो वो मेरे रिजल्ट सही नहीं आएंगे, क्योंकि टैप वाटर में ऑलरेडी है क्लोरीन, है ना। तो वो ऑलरेडी उसमें भी है, और मैं अपने सैंपल के थ्रू भी उसमें ऐड कर रहा हूँ, तो ऐसे में उसकी लिमिट बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम डिस्टिल वाटर यूज करते हैं, है ना। तो ये सब एरर को मिनिमाइज करने के तरीके होते हैं, है ना, जिससे हम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। हाई क्वालिटी के हमें एपरेटस यूज करना है, कैलिब्रेटेड टूल्स यूज करना है, फेवरेबल एक्सपेरिमेंटल कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। प्योर रिएजेंट्स हमें यूज करने हैं, प्योर सॉल्वेंट्स यूज करने हैं, और एक्यूरेट प्रोसीजर हमें अपनाना है। हमारा मेथड जो है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसमें हमें कोई भी स्टेप को स्किप नहीं करना है। एरर दो टाइप की होती है, डिटर्मिनेट जिसको हम सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं, और इनडिटर्मिनेट जिसको हम रैंडम एरर बोलते हैं। सिस्टमेटिक एरर वो होती है जिसका हमें कारण पता होता है ना। जैसे मैंने चाय बनाई और उसमें मैंने शक्कर कम कर दिया, है ना, तो मुझे ये पीने के बाद पता चल जाएगा कि भाई मैंने शक्कर कम डाला है। तो नेक्स्ट टाइम मैं उसको मतलब प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर सकता हूँ, उसको मैं दूर कर सकता हूँ। तो ये होती है आपकी सिस्टमेटिक एरर, ठीक है, जिसको हम डिटर्मिनेट एरर भी बोलते हैं। तो इसमें आता है आपका पर्सनल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, रिएजेंट से रिलेटेड जो एरर है ना, ये इसमें सिस्टमेटिक में आती है। और इनडिटर्मिनेट रैंडम एरर में मतलब पता नहीं चल पाता है कि एरर एरर का कारण क्या है ना। मतलब एक्सपेरिमेंट कोई कैसा ही करे, एकदम एक्यूरेसी नहीं आती, पता ही नहीं कि क्यों नहीं आ रही है, पता ही नहीं चल पाता है। तो ऐसी जो एरर्स होती है उसको हम इनडिटर्मिनेट एरर बोलते हैं। तो सिस्टमेटिक एरर को सुधारा जा सकता है, और इनडिटर्मिनेट इस एरर को सुधारा नहीं जा सकता। तो सिस्टमेटिक के एग्जांपल मैंने आपको बताया, पर्सनल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर और रिएजेंट एरर। मिनिमाइजेशन के लिए मैंने आपको कुछ तरीके बताए थे, और यहाँ पर मैंने लिखे, ये आपको मैं बता देता हूँ। रनिंग अ ब्लैंक डिटर्मिनेशन। रनिंग अ ब्लैंक डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो उसका छोटा सा पायलट प्लान हम परफॉर्म करके देख लेते हैं, है ना। जैसे मैंने एक नई बीपी की मशीन लेके आया, तो मैं उससे काम शुरू करूं इसके पहले मैं उसको चेक कर लूंगा एक स्टैंडर्ड बीपी की मशीन से, जो ऑलरेडी मैं यूज कर रहा हूँ और जो सही रिजल्ट बताती है। जैसे मैंने मेरा वेट मेजर किया है कई बार, तो मुझे पता है कि भाई मेरा वेट अराउंड 90 kg के आसपास है ना। और सडनली मैं कहीं किसी मशीन पे खड़ा हुआ, वो मुझे बता रही है भाई 110 किलो है, तो फिर ये ऐसा लगता है ना कि भाई बहुत ज्यादा है, तो मतलब उसमें डिफेक्ट है। तो मैं उसके डिफेक्ट को कैलिब्रेट करके उसको कम कर सकता हूँ। कैसे कम कर सकता हूँ, यदि कोई मशीन हर बार 20 किलो ज्यादा बता रही है, तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई 20 किलो ज्यादा बताती है, तो मैं 20 किलो कम कर दूं, तो मेरा एग्जैक्ट वेट मुझे पता चल जाएगा, है ना। ऐसा ही बीपी की मशीन के साथ भी होता है। यदि बीपी की मशीन आपका बीपी ज्यादा बता रही है, तो कितना ज्यादा बता रही है, और ये भी देखना जरूरी है कि क्या हर बार ही उतना ज्यादा बता रही है। हर बार ही यदि उतना ज्यादा बता रही है तो ही वो कैलिब्रेट होगी, और नहीं तो वो हर बार यदि कभी +5 ज्यादा बता रही, कभी +7 ज्यादा बता रही, कभी +10 ज्यादा बता रही, तो हम उसको कैलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। मतलब यदि मिस्टेक है तो मिस्टेक को हम दूर तभी कर सकते हैं जब वो मिस्टेक में भी परफेक्शन होना चाहिए। हर बार यदि वो 5% गलत बता रही है, तो हम उसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, हम उसको कैलिब्रेट कर सकते हैं। तो कैलिब्रेशन से हमारे रिजल्ट एक्यूरेट आ जाएंगे। तो हम एक पायलट प्लान छोटा सा चला के देख लेते हैं, है ना, और चीज़ों को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सब कुछ सही है या नहीं एक्सपेरिमेंट करने से पहले। तो हम एक ब्लैंक मतलब डिटर्मिनेशन परफॉर्म करके देख लेते हैं कि हमारे सारे इक्विपमेंट सही है या नहीं। दूसरा है कंट्रोल डिटर्मिनेशन, मतलब सारी चीजें हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए, है ना। जैसे हम पेरेंटल फॉर्मुलेशन बनाते हैं, तो हमको पता है कि भाई हमारी फॉर्मुलेशन में कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, तो हम हेपा फिल्टर चेक कर ले भाई चल रहा है या नहीं, सही से चालू है या नहीं, कोई डिफेक्ट तो नहीं है उसमें, है ना। इन्वायरमेंट को हम अच्छे से चेक कर ले, है ना भाई। टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे रिएक्शन परफॉर्म होनी चाहिए वो टेम्परेचर यदि हम रिएक्शन को देंगे तो वो परफॉर्म होगी। यदि कोई रिएक्शन को एक पर्टिकुलर पीएच का रेंज चाहिए, तो उसी रेंज में वो परफॉर्म होगी, है ना। तो हम ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी और सारी चीज़ें चाहिए होती है। एक जैसे एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, है ना। तो इसके लिए हम बफर सॉल्यूशंस भी यूज़ करते हैं, है ना, एरर को मिनिमाइज करने के लिए।
तो ये हो गया आपका कंट्रोल डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट आता है पैरेलल डिटर्मिनेशन। पैरेलल डिटर्मिनेशन में क्या होता है, हमको जैसे किसी ने बताया भाई आपको शुगर है, ठीक है, तो हमने क्या किया और कहीं भी चेक करवा लिया अच्छी दूसरी लैब में। तो दोनों अच्छी लैब यदि बता रही है कि भाई शुगर है आपको और इतना है, तो फिर हम उसको कंसीडर कर लेते हैं, है ना। तो मतलब हम दो एनालिस्ट के थ्रू करवा ले वो काम, और दोनों यदि सेम रिजल्ट दे रहे हैं, मतलब हमारा काम एकदम एक्यूरेट है। वेरीफाई कराते हैं ना हम, है ना। जैसे आपने कोई काम किया है तो आप किसी एक्सपर्ट से उसको वेरीफाई करवा लो कि ये काम हमारा सही है या नहीं, तो वो उसको बता देगा कि भाई एक्यूरेट है, तो हमारा काम बन जाएगा। अब जैसे इसमें एक चीज और कर सकते हैं हम लोग कि हमारे जो वेट्स हैं, फ्लास्क है, ब्यूरेट है, मतलब जितने भी लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स हैं, उनको सबको हम चेक कर लें कि वो परफेक्ट है या नहीं, ठीक है। जैसे कोई पीपेट पे लिखा हुआ है कि भाई वो 10 ml का है, तो वो एग्जैक्टली 10 ml का है या नहीं, क्योंकि जहां उसकी मैन्युफैक्चरिंग की गई थी वहां हो सकता है कि उतना ध्यान ना दिया गया हो, क्योंकि ऐसा होता है कॉलेज को जो सप्लाई होती है तो वहां उतना ध्यान नहीं देते, है ना। थक जाती है गाड़ी, क्योंकि पता है फार्मास्यूटिकल कंपनी में तो काम होता है तो वो बाल बाल बराबर चीजों का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन कॉलेज में तो बच्चे केवल एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो उस हिसाब से मतलब इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन करते हैं। तो भाई कोई मेजलिंग सिलेंडर है, कोई फ्लास्क है, तो वो एग्जैक्टली 500 ml लिखा है तो 500 का है या नहीं, है ना। कोई पीपेट है तो वो पीपेट 10 ml का है या नहीं। तो ये सारी चीजें मतलब कैलिब्रेट की जाती है, इसको वैलिडेट किया जाता है ना, इसको चेक किया जाता है, इंश्योर किया जाता है कि ये परफेक्ट है या नहीं, है ना, ताकि ये सारी चीजें एरर को कम कर सकें। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर खत्म होता है, सोर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर, ठीक है। आपको इसमें किसी को कोई डाउट है? हेलो, हेलो। नो सर। नहीं सर। नो सर, ठीक है, तो फिर मैं पूछता हूँ आपसे, बताओ एब्सलूट एरर क्या होती है? एब्सलूट एरर क्या होती है? बताएगा कोई एब्सलूट एरर? सर जिसको डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं क्या? चलिए सर एब्सोल्यूट एरर मतलब होता है जैसे एग्जैक्ट वैल्यू या कुछ अप्रोक्सीमेट नियर अबाउट जिस जो रीडिंग होती है हम उसके पास अगर पहुंच जाए, दैट इज एब्सोल्यूट एरर। यदि हम एक्सपेरिमेंट से जो हमें वैल्यू मिली है, ठीक है, उसको यदि हम ट्रू वैल्यू से माइनस कर देंगे तो हमारा एब्सलूट एरर आ जाएगा। मतलब हमने कितनी गलती की, इसका एग्जाम्पल दिया था ना, पैरासीटामोल, जैसे आपको कहा था 100 mg तौल के लेके आओ, आप जब तौल के लेके आए और हमने उसको तौला तो वो 90 mg निकला, है ना, तो एब्सोल्यूट एरर कितना आ जाएगा? 10 mg, ठीक है। ठीक है, लेक्चर में आपको अभी लिंक शेयर कर देता हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा, और शाम को आपकी क्लास होगी, मैं लिंक शेयर करूंगा, तो उस टाइम पे मैं पूछूंगा आपसे फार्मास्यूटिकल एरर्स के बारे में, ठीक है। आपको किसी बुक से पढ़ना है तो वहां से भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन अब ये यूनिट खत्म कर दो, अब मैं इसको मतलब रिवाइज नहीं करवाऊंगा, आज ये यूनिट आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। नोट्स बना लो, पढ़ लो, शाम को मैं इसका टेस्ट लूंगा, ओरल टेस्ट, और फिर आपको आगे रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, शाम को मिलते हैं, है ना। दोपहर में यदि मेरे पास टाइम रहेगा, संडे है, तो मैं लिंक शेयर करूंगा, 1 घंटे पहले आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। ओके।